ट्रीट में आए हुए सारे छात्रों का मैं स्वागत करता हूं और मुझे डायरेक्ट मेरे आंखों पे लाइट होने के कारण मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पीछे बैठे हैं या नहीं लोग। हाँ है। आपकी आवाज से समझ गया है पीछे। तो सभी को जय भीम। और मुझे जो विषय दिया गया वो ये है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के शैक्षणिक जीवन का चिंतन, रिफ्लेक्शंस ऑन डॉक्टर आम्बेडकर्स एजुकेशनल लाइफ, ये बताते हुए मैं ये समझता हूँ कि उनकी कौन सी डिग्रियाँ थी ये गिनवाना मेरा मकसद नहीं है। कहीं पढ़ के भी आप उसको समझ सकते हैं कि उन्होंने कौन सी डिग्रियाँ हासिल किए थे। पर ये हमें देखना है कि और इस दुनिया में ढेर सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हो सकता है बाबा साहब ने जितनी पढ़ाई की उतनी पढ़ाई अन्य लोगों ने नहीं की होगी, पर पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में। तो उन लोगों में और बाबा साहब में क्या फर्क है, अंतर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ पढ़ाई उन्होंने अपने जीवन में की उसका इस्तेमाल आगे चल के उन्होंने इस समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, या जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें कास्टलेस सोसाइटी, इस देश में निर्माण करने के लिए कैसे उसको इस्तेमाल किया, इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। शिक्षा का महत्व होता है, काफ़ी महत्व होता है, ये हम सब जानते हैं। और इसका कोई ना कोई मकसद भी होता है। आप भी शिक्षा लेते हो और अगर आपसे पूछूं कि आपका क्या मकसद है, तो मुझे मालूम है अधिकतर जवाब मुझे यही मिलेगी कि भाई शिक्षा लेने के बाद नौकरी मिलनी चाहिए, उसके आगे कोई सोचता नहीं। पर बाबा साहब ने इतनी सारी शिक्षा लेके नौकरी के बारे में कभी सोचा नहीं। अगर सोचा होता तो शायद इतने धनवान व्यक्ति बन जाते और शायद हमें पता भी नहीं चलता कि बाबा साहब नाम का कोई व्यक्ति यहाँ था, ये हमें पता भी नहीं चलता। वो अपने ही नौकरी और पर्सनल लाइफ में ज़्यादा व्यस्त होते। पर बाबा साहब के साथ ऐसा नहीं रहा। बाबा साहब ने अपना पूरा शिक्षा का इस्तेमाल समाज परिवर्तन, सामाजिक बदलाव, सामाजिक मुक्ति, या जिसको हम इमेंसिपेशन कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया। और इसलिए जब हम बाबा साहब के समग्र आंदोलन की तरफ, एक होलिस्टिक सोच के तहत बाबा साहब के आंदोलन की तरफ हम देखते हैं, तो मेरा ये निष्कर्ष निकलता है कि बाबा साहब के सारे आंदोलन का एक ही मकसद था। और जब मैं पढ़े लिखे लोगों से, जो बाबा साहब को काफ़ी नज़दीक से जानते हैं, उनसे चर्चा करता हूँ और पूछता कि बाबा साहब के आंदोलन का मकसद क्या था, तो ढेर सारे बताते हैं मुझे। पर मेरा ऐसा मानना है कि उनके जीवन का एक ही मकसद था, बाबा साहब के आंदोलन का एक ही मकसद था, और वो था मुक्ति, इमेंसिपेशन। फिर इसके अलावा आप जो भी कुछ बताओगे कारण, वो इस मुक्ति के तहत ही आता है। तो ये बाबा साहब के जीवन का बाबा साहब के पूरे आंदोलन का ये एक मकसद हमने समझना चाहिए। और इसी मुक्ति के पीछे जो छिपा हुआ एक मकसद था, वो था कास्टलेस सोसाइटी, क्रिएशन ऑफ कास्टलेस सोसाइटी। अब सवाल ये उठता है कि बाबा साहब के दिमाग में ये बात कब और कैसे आई कि भाई कास्टलेस सोसाइटी बनानी चाहिए। जब वे भारत में थे, उन्होंने मैट्रिक और बीए तक पढ़ाई जब की भारत में, तब किस प्रकार की माहौल से उन्हें गुजरना पड़ा, आप सब उस बात से वाकिफ हो। किस प्रकार का अन्याय अत्याचार उन्हें सहना पड़ा, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो हम ये देखते हैं कि उस वक्त, खैर आज वो परिस्थितियां नहीं है, पर उस वक्त बाबा साहब जब युवा अवस्था में थे, तो उनके साथ जो भी असमानता का व्यवहार हुआ, खैर उस वक्त तो इस पूरी जाति के हर व्यक्ति के साथ वो असमानता का व्यवहार होता था, पर बाबा साहब एक ऐसे सेंसिटिव व्यक्ति थे कि उस असमानता का उनके दिल पर गहरा चोट पहुंचा। और इस
कंडीशनिंग के साथ, इस संसार के साथ जब वो विदेश पढ़ने जाते 1913 से 1916 को वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, और वहां जब पढ़ने जाते हैं तो एक अलग ही अनुभव उन्हें होता है वहां। वो अलग अनुभव जो है, मैं भारत के अनुभव के संदर्भ में तुलना में बात कर रहा हूं। वहां एक ऐसा अनुभव होता है कि वहां पूरा फ्री सोसाइटी था, कोई किसी की कास्ट नहीं पूछता, कोई किसी का रिलीजन नहीं पूछता, सब साथ में बैठ के खाते, सब साथ में बैठ के पढ़ते। यहाँ तो बाबा साहब को क्लास के बाहर बैठाया जाता था। तो ये चीज उनको बहुत प्रभावित कर गई, और उन्होंने ये सोचा कि जब विदेशों में ये माहौल है तो मेरे देश में क्यों नहीं हो सकता। और कहीं तो उनके जीवन का मकसद वहां तय हुआ है कि मैं यहां से पढ़ के वापस जाने के बाद मेरे भी देश में अगर कास्टलेस सोसाइटी निर्माण कर सका तो इससे बढ़िया काम दूसरा नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने जो भी वहां से आगे शिक्षा ली, उस शिक्षा का मकसद ही कास्टलेस सोसाइटी बनाकर उन्होंने आगे की शिक्षा ली। आज समय की थोड़ी पाबंदी होने के कारण मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे केवल 50 मिनट का समय दिया गया है। तो आज जो इस विषय के साथ जो हम डील करने वाले हैं, इसमें खास करके दो बातों का हम विश्लेषण करेंगे। एक तो दुनिया में सबसे बेहतर, मैं कई बार ये कहता हूं, काफी पहले से कहते आ रहा हूं कि बाबा साहब ये एक दुनिया में बेहतरीन दिमाग था। ही वॉज द फाइनेस्ट ब्रेन ऑन द अर्थ। ये मैं तकरीबन 20 साल पहले से ये मेरा कंक्लूजन बन चुका था, पर ये प्रूव करने के लिए मुझे चाहिए वो सबूत नहीं मिल रहे थे। पर आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो कुछ सबूतों के साथ खड़ा हूं, और मैं ये प्रूव करूंगा कि बाबा साहब एक फाइनेस्ट ब्रेन थे इस वर्ल्ड के। इसकी मान्यता भले ही भारत में नहीं दी गई बाबा साहब को, क्योंकि वो एक अछूत परिवार से आते थे, पर विदेशों में अछूत या छूत या जाति धर्म की लड़ाई तो होती नहीं। उन्होंने बाबा साहब की काबिलियत पहचान ली थी, और इसके आधार पे मैं ये कहता हूं कि एक फाइनेस्ट ब्रेन, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हुई सारी बातें हैं, और इसलिए उनकी डिग्रियां मैं गिनवाऊंगा नहीं, पर शिक्षा लेते वक्त वो फाइनेस्ट ब्रेन कैसा था ये मैं साबित करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला पॉइंट है इस विषय को लेके। दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल कास्टलेस सोसाइटी बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया। ये दो मुद्दों पर हम विश्लेषण सुनेंगे। आप ये देखिए कि 1913 से 1916 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में थे, और एट द एज ऑफ 25 1916 में उन्होंने वहां के कॉन्फ्रेंस में एक संशोधन निबंध, एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था कास्ट इन इंडिया। और वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी, और वहां उन्होंने ये पेपर पब्लिश किया, कास्ट इन इंडिया इट्स ओरिजिन, वो सारा उसका बड़ा टाइटल है। तो ये जो पेपर उन्होंने पब्लिश किया एट द एज ऑफ 25, आगे चल के ये कॉन्फ्रेंस एंथ्रोपोलॉजी पर थी, और पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट वहां आए हुए थे। वर्ल्ड के जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, हम ये मान के चलते कि बाबा साहब की 25 साल की उम्र से सभी बड़े हो गए। पर उस कॉन्फ्रेंस में वो पेपर प्रेजेंट होने के बाद उस पेपर को एक बेहतरीन पेपर करके अवार्ड मिलता है, बेस्ट पेपर ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस करके एक अवार्ड मिलता है। ये 1916 में एट द एज ऑफ 25। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एट द एज ऑफ 25 उनका दिमाग कैसे काम कर रहा था ये समझना हमारे लिए जरूरी है, ना कि उन्होंने कौन सी डिग्री लिया वहां जाके। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, वो किसी और संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता। पर आज शिक्षा को लेके उनकी विद्वत्ता की तरफ देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह समझना है कि वो कितना फाइनेस्ट ब्रेन था। तो एट द एज ऑफ 25 वो कास्ट इन इंडिया ये संशोधन पेपर वहां पढ़ते हैं उस कॉन्फ्रेंस में,
और ये पेपर पढ़ते वक्त वो ये कहते कि इसके पहले भी कास्ट इस विषय पर स्टडी हुई है, और कास्ट इस विषय पर जो स्टडी हुई थी उसमें जो दिग्गज माने जाते थे उस जमाने में, एक जिसमें सेनाट, रिस्ले, नेस्फील्ड और केतकर, ये दुनिया के दिग्गज माने जाते थे जिनकी कास्ट पर स्टडी हो चुकी थी। बाबा साहब का ये कहना ये चारों लोग गलत है। अब आप समझिए, जिस वक्त ये बाबा साहब ऐसा कह रहे हैं उस वक्त ये दुनिया के दिग्गज की उम्र क्या होगी, और बाबा साहब केवल 25 साल के। बाबा साहब कहते ये चारों लोग गलत है, कास्ट की स्टडी को लेके ये चारों लोग गलत है। और गलती क्या है ये भी बाबा साहब बताते हैं। गलती ये है कि उन्होंने ये सोच के बात की है कि जाति अस्तित्व में है और जाति के साथ आगे क्या क्या हुआ इस पर इन्होंने चर्चा की। इन्होंने जातियां कैसे निर्माण हुई इस पे चर्चा नहीं की। और फिर बाबा साहब बताते कि उसमें जातियां कैसे निर्माण हुई इस पे बाबा साहब विस्तृत बताते हैं। और उसमें बाबा साहब ये कहते कि भारत देश में अगर हिस्टोरिक टाइम में, प्री हिस्टोरिक टाइम में अगर जाके देखो तो देयर वर नो कास्ट इन इंडिया, जातियां नहीं थी। फिर ये पैदा कहां से हुई जातियां? तो एक जमाना ऐसा था कि जिसमें जातियां नहीं थी, तो क्या आज ऐसी परिस्थितियां निर्माण नहीं हो सकती कि जातियां हम खत्म करें? क्या कास्टलेस सोसाइटी बन सकती है? ये कहीं तो भी आइडिया उनके दिमाग में क्लिक हुई। और वो ये सारे जो सोशल साइंटिस्ट थे, रिस्ले, सेनाट, नेस्फील्ड, केतकर, इनका विरोध करते हुए अपनी थियरी बाबा साहब रखते और इस थियरी को उस कॉन्फ्रेंस का बेस्ट पेपर करके अवार्ड मिलता। मतलब यहां हमें यह समझ में आता है कि वो चारों जो सोशल साइंटिस्ट थे जिनकी गहरी पढ़ाई थी कास्ट इस विषय पर, उससे बढ़ के आगे बाबा साहब की पढ़ाई हो चुकी थी। ये शिक्षा का महत्व है। शिक्षा मतलब केवल डिग्री लेना और नौकरी करना, जॉब करना, ये नहीं होता है, बल्कि जिस विषय में आप एंटर कर रहे हैं उस विषय को समझना, उस विषय की गहराई तक जाना, ये बहुत जरूरी होता है। और अगर आप कास्ट इन इंडिया ये आर्टिकल अगर पढ़ते हैं तो उसमें यही दिखेगा कि बाबा साहब काफी गहराई में जाते हैं और ये मानते हैं, ये इस्टेब्लिश करते हैं, ये प्रस्तावित करते हैं कि इस देश में एक समय था जहां जबकि कास्ट नहीं थी, और फिर कास्ट क्यों निर्माण हुई, कैसे उसकी प्रगति हुई, कैसे मजबूत हुई, ये सारा उस पेपर में वो डिस्कस करते हैं। तो इस संदर्भ में एक और चीज हमें समझनी होगी कि कास्ट इन इंडिया में जिस प्रकार से उन्होंने इस विषय को डील किया है, और बाबा साहब के अन्य किताबों में अलग अलग विषय हैं, हर किताब में जो भी विषय लिया है उसको जिस तरीके से डील किया है उसके पीछे का एक अप्रोच है, एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा। बाबा साहब की आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, बाबा साहब ने लिखी गई बाबा साहब की कोई भी किताब ये प्रॉब्लम से शुरू होती है कि इस देश में कुछ तो प्रॉब्लम है, यहां से शुरू होती है। और उस प्रॉब्लम को हल ढूंढने के पहले वो उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करते वक्त इतिहास में बहुत पीछे जाकर बाबा साहब ये ढूंढने की कोशिश करते कि आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले इस प्रॉब्लम का क्या रूप था और ये कैसे कैसे डेवलप हुआ, और फिर वर्तमान में क्या परिस्थिति है, और अगर वो समस्या है तो अभी सॉल्यूशन क्या है। और सॉल्यूशन पे बात करने के बाद अगर बाबा साहब के जीवन का अगर हम सारा आंदोलन का अभ्यास करते हैं तो बाबा साहब इस सॉल्यूशन के बाद अगली स्टेप जो करते हैं बाबा साहब, वो पॉलिसीज सजेस्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए, परमानेंटली खत्म करने के लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। तो इस कास्ट इन इंडिया में भी यही अप्रोच दिखता है बाबा साहब का कि कास्ट इस विषय को लेके ऐतिहासिक पीरियड में, हिस्टोरिकल पीरियड में काफी शुरुआत तक जाते, जब कास्ट नहीं थी वहां से शुरू करते, और फिर कैसे डेवलप हुआ, क्या समस्याएं निर्माण हुई, डेवलप होने के बाद इसको मजबूत कैसे किया गया, ये सारा चीज इसमें बाबा साहब चर्चा करते हैं। और फिर कहीं वो कास्ट के ऊपर जो बात उस पेपर में रखते हैं उस पर से उनके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो जाती कि नहीं,
अगर कभी तो एक समय था जब कास्ट नहीं थी, तो आज भी होना चाहिए, वो समय हमने क्रिएट करना चाहिए। तो बेसिकली कास्टलेस सोसाइटी की जो कल्पना है, ये उनके एजुकेशन की शुरुआत से ही उनका मकसद बन चुका था। और आगे चल के अगर हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अगर पढ़ते हैं, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बहुत ही स्पष्ट रूप से बाबा साहब ये लिखते हैं कि कास्ट कहाँ से निर्माण हुई, कैसे निर्माण हुई, और अंत में वो ये कहते कि कास्ट इज अ नोशन ऑफ माइंड। जाति ये दिमाग की उपज है। तो जातियां अगर खत्म करना है तो दिमाग से ही खत्म करना पड़ेगा। और इसके आगे भी जाके बाबा साहब ये कहते कि भाई उनके लोगों के दिमाग में जातियां आई कहां से। तो वहां बाबा साहब ये कहते हैं कि ये जो धर्मशास्त्रों ने उनके दिमाग में ये सारी बातें डाली है, तो वहां से जातियों की दिमाग में ये जातियां घुस चुकी है और उसके दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो कहीं तो भी उस पवित्र माने जाने वाले ग्रंथ को भी आपको सोचना पड़ेगा कि वो किस हद तक आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए लाभदायक है। तो ये हम देखते हैं कि ये बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया में ये स्पष्ट रूप से किया है। तो यहाँ हमें ये सोचना है कि एजुकेशन लेते वक्त एट द एज ऑफ 25 वो दुनिया के प्रस्तापित विद्वानों से चैलेंज स्वीकारते हैं, वो विद्वानों को साबित करते हैं कि ये गलत थे और फिर अपनी थियोरी रखते हैं। तो इसके लिए कितना बाबा साहब ने पढ़ा होगा, और कितना केवल पढ़ना नहीं, क्योंकि पढ़ते तो उपन्यास भी है, पर सोचना होगा, ये महत्वपूर्ण बात इसमें हमें दिखाई पड़ती है। उसी समय 1917 में उनका एक आर्टिकल पब्लिश होता है जो वॉल्यूम 1 में अवेलेबल है, उपलब्ध है। उसका टाइटल है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। ये अगर पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज और हमें नजर आती कि ये जो बर्ट्रैंड रसल था, बर्ट्रैंड रसल आप में से कितने लोगों ने नाम सुने मुझे मालूम नहीं। ये ब्रिटेन का बहुत बड़ा फिलोसोफर था और इसकी बहुत ही बड़ी उसने थियरी उस वक्त लिखी थी। तो बाबा साहब ने उसकी थियरी का आधार लेके रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी ये आर्टिकल लिखा था और इसमें सीधा सीधा बर्ट्रैंड रसल को विरोध किया था। ये ब्रिटेन का बहुत बड़ा फिलोसोफर माना जाता है बर्ट्रैंड रसल। अब उस वक्त बाबा साहब की आयु थी 26 साल की और बर्ट्रैंड रसल समान आदमी को वो चुनौती देते हैं, तो क्या विद्वत्ता हो, किस किस्म की विद्वत्ता होगी। आप में से है क्या ऐसी विद्वत्ता किसी में? कोई तो एक हाथ है ना? गुड, चलो एक तो है, होना चाहिए। और इधर मुझे दिख नहीं रहा इसलिए बाकी के हाथ नहीं गिन पा रहा मैं। चलो ठीक है। तो बर्ट्रैंड रसल अपने आप में एक बड़ा नाम है। उनको वो एट द एज ऑफ 26 ये बाबा साहब कहते कि बर्ट्रैंड रसल की थियरी गलत है। बर्ट्रैंड रसल को पता चलता कि ऐसा कोई आदमी है कि जिसने मेरे थियरी को गलत कहा। तो वो बर्ट्रैंड रसल ढूंढते ढूंढते आता कि भाई कौन ये आदमी है। बर्ट्रैंड रसल को लगा कि शायद मेरे से बड़ा आदमी होगा उम्र में, काफी बड़ा फिलोसोफर होगा। जब वो मिलने आते तो देखते तो 26 साल का बच्चा है। तो तब से उनकी दोनों की बड़ी दोस्ती हो गई। बर्ट्रैंड रसल ने बाबा साहब की जो टिकाएं थी, क्रिटिसिज्म था, उसको माना उन्होंने। तो बर्ट्रैंड रसल का जो सिद्धांत है वो संपत्ति हासिल करने का एक सिद्धांत है और उनका ये कहना था कि जब तक आप संपत्ति हासिल नहीं करते तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। और बर्ट्रैंड रसल, बाबा साहब कहते कि बर्ट्रैंड रसल जो है कि वे युद्ध के खिलाफ थे, युद्ध नहीं होना चाहिए इसके खिलाफ थे, पर शांतता बनी रहनी चाहिए ये भी नहीं चाहते थे वो। बाबा साहब बोले ये कैसा विरोधाभास है। अगर किसी के कोई हक छीने जा रहे हैं
तो हक के लिए तो लड़ेगा ना। हाँ ठीक है, हमें जंग नहीं लड़नी है, पर अपने हक के लिए तो लड़ना है। तो ये जो चीज है, रसल ये मानता था कि शांतता रखना ये मौत का दूसरा नाम है। ऐसा रसल का मानना था। और यहां कहीं तो भी बाबा साहब को यह नजर आता कि कहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर कुछ हासिल करना है तो हमें हमारे शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, पर उस शक्ति का इस्तेमाल करते वक्त विधायक तरीके से हमारे शक्ति का इस्तेमाल, विधायक तरीके से अपने शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हिंसात्मक तरीके से वो इस्तेमाल हो। ये बाबा साहब ने कहा कि विधायक तरीके से इस्तेमाल, शक्ति का इस्तेमाल करना, इसको क्रियाशीलता बाबा साहब ने कहा। और इस पर रसल ने कमेंट किया कि युद्ध करना ये भी तो क्रियाशीलता है। मतलब अगर आप वो पूरी आर्ग्यूमेंट, दोनों के आर्ग्यूमेंट अगर पढ़ते जाओ तो कहीं कहीं मुझे भी विरोधाभास निर्माण होता है कि रसल एक्चुअली चाहता क्या है। पर आगे चल के वो कहता कि क्रियाशीलता भी, युद्ध करना ये भी क्रियाशीलता है, ऐसे रसल कहते हैं। पर फिर उसके बाद रसल ये भी कहते हैं कि नहीं, मैं उसके विरोध में हूं, क्योंकि युद्ध से लोग मरते हैं, तबाही होती है। तो बाबा साहब कहते नहीं, ये सारी चीजें गलत है और कहीं तो भी आपके सिद्धांत में ही अस्थिरता है, आपका सिद्धांत स्टेबल नहीं है। और फिर बाबा साहब ये कहते, जो रसल कहते थे कि लोगों का पैसे कमाने के प्रति लगाव होना चाहिए। तो बाबा साहब ये कहते लगाव होना चाहिए, ये ठीक है, पर लगाव में भी मकसद अलग अलग होता है। एक गरीब आदमी पैसा कमाना चाहता है, एक अमीर आदमी पैसा कमाना चाहता है, उन दोनों के मकसद अलग होते हैं। एक गरीब आदमी चाहेगा कि उसकी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरे हो, उतना ही पैसा मिले, और अमीर आदमी चाहेगा कि जितना मेरे पास करोड़ों का धन है वो डबल हो जाए। तो इसमें रवैया अलग अलग होता है। और इसको बाद में बाबा साहब समअप करते वक्त बाबा साहब ये कहते कि आपके गरज और इच्छाओं पर आधारित ये सारा खेल है, ना कि पैसों के प्रति प्यार होना। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, जो अगर आप वो पढ़ते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी तो इसमें और समझ में आएगा। और इसलिए बाबा साहब कहते कि आपको किस चीज में आनंद मिलता है उससे संबंधित इच्छा ही सफिशिएंट है आपको पैसे कमाने के लिए। ये सारा बहुत कुछ उसमें डिटेल में जब बाबा साहब लिखते हैं, और वो पढ़ के बर्ट्रैंड रसल भी कहता है कि ठीक है, मतलब इसकी क्रिटिसिज्म ठीक लग रहे हैं हमें। तो ये उसके बाद बाबा साहब और बर्ट्रैंड रसल, एक 26 साल का लड़का और एक बहुत बुजुर्ग फिलोसोफर, बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये दुनिया का फाइनेस्ट ब्रेन है। जब दुनिया का फाइनेस्ट ब्रेन है बाबा साहब है, ये जब मैं कहता हूं तो दुनिया के विद्वानों को कैसे चैलेंज करते, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूं। दुनिया के विद्वानों को कैसे चैलेंज करते, ये अगर हम नहीं समझ पाए तो ये प्रूफ नहीं होगा कि बाबा साहब विद्वान थे। तो पहले हमने देखे कास्ट इन इंडिया में कि जो सोशल साइंटिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी वाले, दुनिया के दिग्गज, उनको चैलेंज करते बाबा साहब। बर्ट्रैंड रसल के संदर्भ में हम देखते कि ये एक अपने जगह अलग फिलोसोफर थे, जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की थियरी रखे थे, उनको भी चैलेंज करते हैं। और तीसरा एक और उदाहरण, हम एक एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि 1923 में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी डिग्री मिली बाबा साहब को। अब ये डीएससी डिग्री इज सपोज टू बी द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट कॉलेज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। ये इतने आसानी से नहीं मिलती है डिग्री। ये तकरीबन 8 साल का उनका कोर्स का समय है, उन्होंने 2 साल 8 महीने में उसको कंप्लीट कर दिया था। तो 2 साल 8 महीने में कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी, इसका अंदाजा लगाना, आप अंदाजा लगाइए, आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब ने कितने कठिनाइयों में, और वो तो समय ऐसा था कि
उनकी स्कॉलरशिप जो बंद होने आ रही थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे, जहाँ रहते थे वहाँ से पैदल वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक आते थे, तकरीबन 6 किलोमीटर का अंतर है वो, और पूरा दिन लाइब्रेरी में भूखे प्यासे बैठकर पढ़ाई करते थे। और ये तकरीबन 2 साल 8 महीने में उन्होंने ये प्रबंध लिखा, प्रॉब्लम ऑफ रुपी वाला। ये 1923 की बात है, तब उनकी आयु 32 साल की थी, 32 ईयर्स। तो आप में से है कोई 32 ईयर्स वाला? तो कोशिश करना ऐसा कुछ करने की। तो उन्होंने जब अपना प्रॉब्लम ऑफ रुपी ये रिसर्च थीसिस, संशोधन प्रबंध सबमिट किया और एग्जाम होनी थी उसके ऊपर, ये जो सबमिट करने के बाद उनके कॉलेज के जो टीम होती है इसको जांचने के लिए कि भाई इसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि नहीं भाई, इसको हम पास, इस थीसिस को हम पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी इसमें कि उस वक्त जो एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, जॉन केन्स, अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने केन्शियन थ्योरी पढ़ी होगी, केन्स की थ्योरी पढ़ी होगी। तो वो मॉनेटरी सिस्टम पर उनकी थ्योरी है, जो मुद्रा चलन में होती है उसके ऊपर उनकी थ्योरी है। तो जॉन केन्स की जो थ्योरी थी उसको बाबा साहब ने गलत साबित किया। अब एट द एज ऑफ 32 जॉन केन्स दुनिया में पढ़ते थे, सारे इकोनॉमिस्ट, उनको उन्होंने गलत साबित किया कि भाई जॉन केन्स ने जो थ्योरी रखा है ये गलत है। और जॉन केन्स की थ्योरी का इस्तेमाल करके आप अंग्रेजों ने आपकी आर्थिक नीतियां बनाई हैं और आपने उन आर्थिक नीतियों के तहत भारतीय लोगों को लूटा है। ये उस थीसिस में लिखा बाबा साहब ने। मतलब क्या हो रहा है, आप पढ़ रहे इंग्लैंड में, आपका गाइड है अंग्रेज, एडवर्ड कैनन अंग्रेज गाइड है आपका। उन्हीं के यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप उन्हीं के खिलाफ अपने थीसिस में लिख रहे हैं। उन्हीं के देश का जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था जॉन केन्स, उनके थ्योरी को आप खारिज कर रहे हैं। और फिर नई थ्योरी बताते बाबा साहब उसमें। हमें यह समझना है कि बाबा साहब की एजुकेशन केवल डिग्री नहीं गिनना है, हमें उनकी विद्वत्ता को समझना है। तो जब वो सबमिट हुआ और तकरीबन 5 महीने का अंतराल था उसका रिजल्ट आने के लिए, उस बीच जर्मनी के बॉन यूनिवर्सिटी में बाबा साहब चले गए। बीच में ही उनको उनके जो गाइड थे एडवर्ड कैनन, उनसे खत मिला कि भाई आप वापस आ जाइए और आपके थीसिस मंजूर नहीं कर रहे। तो जब ये बात बाबा साहब तक पहुंची तो बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आए और वो जो उनकी टीम थी उस इंस्टीट्यूट की, जिसमें एक हेरोल्ड लास्की नाम का भी बहुत ऊंचे लेवल का इकोनॉमिस्ट वगैरह थे, तो उनके साथ बैठक हुई और उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपने सारी चीजें लिखे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, इसको निकाल दो आपके थीसिस से। आपने जो केन्स के खिलाफ लिखे है कि इनकी थ्योरी गलत है, इसको निकाल दो आपके थीसिस से। आपने ये जो लिखा है कि अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियों के तहत भारतीयों को लूटा है, ये भी निकाल दो। बाबा साहब बोले मैं एक चीज नहीं निकालूंगा, मैं कुछ नहीं निकालूंगा उसमें से। मैं एक ही शर्त पे निकालूंगा कि अगर आप ये मुझे प्रूफ करवा देते कि जो मैं सारा क्रिटिसिज्म किया हूं अंग्रेजों पर और केन्स पर, वो अगर गलत है ये प्रूफ कर देते हो आप, तो मैं आपकी बात मानूंगा। क्योंकि अंग्रेजों के ऊपर जो आरोप बाबा साहब ने इस थीसिस में लगाए थे, उसमें अंग्रेजों का जो इकोनॉमिक डाटा था पुराना, उसी को इस्तेमाल किया है। वो डाटा तो उन्हीं ने पब्लिश किया था, तो क्या वो लोग अपने ही डाटा को नकारेंगे? बोले मुझे प्रूफ तो कर दो कि ये गलत है, तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा इस थीसिस में। मतलब ये एक अचंभे वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है
कि कोई छात्र, कोई स्टूडेंट डिग्री मिलाने के लिए जो सच्चा संशोधन किया है अपने थीसिस में, उसको नकारने की भी हिम्मत रखता। आप मुझे डिग्री दो या मत दो, मैं उसको चेंज नहीं करूंगा। मतलब जिस विद्वता पूर्वक बाबा साहब ने उस थीसिस में क्रिटिसिज्म लिखे थे, वो काफी गहरे पढ़ाई के बाद, काफी गहरे संशोधन के बाद, डेटा के साथ उन्होंने वहां पेश किया था। और वहां अंग्रेजों के पास जो बाबा साहब ने कहा था कि इसको कोई तो एक बात आप गलत है ये बता दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, नहीं कर पाए। मतलब यहां भी उनकी विद्वता दिखती कि अंग्रेज के कई साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, वो इस थीसिस को पास करने के लिए, डिग्री देने के लिए तैयार नहीं थे, और बाबा साहब उसमें बदलाव करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे माहौल में बाबा साहब एक अंतिम निर्णय लेते कि अगर कुछ गलत होता है, इसमें क्रिटिसिज्म में कोई गलत है तो प्रूफ कर दीजिए। पर जब वो प्रूफ नहीं कर पाए तो अंत में क्या हुआ कि उसी यूनिवर्सिटी में, अंग्रेजों के यूनिवर्सिटी ने, अंग्रेज उनका गाइड होने के बाद भी, अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के बाद भी डीएससी डिग्री देना पड़ा बाबा साहब को, डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स में। ये विद्वत्ता है बाबा साहब की। मैं डीएससी मिली ये नहीं गिनवाना चाहता, क्योंकि ये तो आपको हर किताब में मिल जाएगा कि डीएससी मिली थी इंग्लैंड से, पर वो कैसे मिली, क्या आसान था उनके लिए, ये समस्या है। ये इस बात पर हमें सोचना है, वो इतना आसान नहीं था उनके लिए। तो ये एक आश्चर्यकारक घटना है कि हम कहते हैं ना, जिस थाली में खाते वही छेद करते हैं, और डिग्री भी लेके आते हैं। तो ये दुनिया की एक आश्चर्यकारक घटना है। तो इन सारे सबूतों से ये साबित होता है, जो मैंने पहले ही कहा था कि कितना फाइनेस्ट ब्रेन था बाबा साहब का। जो अंग्रेज फिलोसोफर्स थे, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी के हो, इकोनॉमिक्स के हो, सोशियोलॉजी के हो, उनको चुनौती देके वो जो सोचते हैं वो बात वहां प्रूफ करते, सिद्ध करते। और ये केवल हम कहते हैं क्योंकि बाबा साहब ने, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, मैं मानने वाला हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, और आपने मान लेना चाहिए, ऐसा है। यू शुड चैलेंज वॉट एवर यू ट्राई टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड लर्न। इसको चैलेंज करना चाहिए। अगर आज के समय में दुनिया के 11 यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरी में बाबा साहब का स्टैच्यू लगा हुआ है, तो उसका आधार क्या हो सकता है? केवल विद्वत्ता। उन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बाबा साहब का जो प्रतिमा लगाई है उनके लाइब्रेरीज में, उसका एक और एक कारण है कि इसके समान विद्वान आदमी नहीं रहा अभी तक इस देश में। तभी बाबा साहब का वो दुनिया के 11 यूनिवर्सिटीज में बाबा साहब को एक्नॉलेज किया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी किया गया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी किया गया। ये जो चीज है, मेरे कहने से वो फाइनेस्ट ब्रेन थे, इसको मत मानो। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे, आप मान रहे, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। वर्तमान में एक किताब आई है, उसको पढ़ो आप, जिसका किताब का नाम है इवोल्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया। इवोल्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म मतलब व्यवहारवाद। व्यवहारवाद मतलब किसी हालत में बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन कैसे निकालना, सादे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये किताब आई है, जो इंडिया के आदमी ने नहीं लिखा बल्कि अमेरिकन प्रोफेसर ने ही लिखा है, जिसका नाम है स्कॉट स्ट्राउड। ये किताब अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें यह समझ में आता है कि बाबा साहब जब 1913 से 1916 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उस समय वो उनके जो प्रोफेसर थे, जिनका वो बहुत आदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, जिनका नाम था प्रोफेसर जॉन डेवी। जॉन डेवी से काफी प्रभावित थे, और वो जैसे फर्स्ट ईयर में है तो हायर क्लासेस के भी
हायर ईयर्स के भी क्लासेस वो अटेंड करने की परमिशन बाबा साहब ने जॉन डेवी से ली और वो अटेंड करते थे। और ये जो जॉन स्कॉट स्ट्राउड है, इनका ये कहना है कि उस वक्त क्या हो रहा था बाबा साहब के बीच में और जॉन डेवी के बीच में, क्योंकि जॉन डेवी भी उस जमाने का एक दिग्गज माना जाता था, बहुत बड़ा नाम था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका। तो इनके बीच में क्या चल रहा था ये सब, वहां 1913 से 1916 में बाबा साहब ने बाकी विषय पढ़ते पढ़ते बुद्धिज्म की भी काफी पढ़ाई की। और मेरा ऐसा एक अनुमान निकलता है, क्योंकि वो पूरा किताब जो मैंने पढ़ा उस पर से मेरा अनुमान ये निकलता है कि कहीं तो भी उसी समय बाबा साहब के दिमाग में ये बात निर्माण हो गई थी कि अंत में बुद्धिज्म की तरफ ही जाना है। तो बाबा साहब जब जॉन डेवी को सुनते थे, अब वो किताब बहुत ही शानदार किताब है, संशोधन रिसर्च किताब है, और उसमें सारे सबूत भी दिए हैं उस आदमी ने। तो बाबा साहब जब पढ़ते थे तो कहीं तो भी जो एक प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवी पढ़ाने की कोशिश करते थे और बुद्ध का जो प्रैग्मेटिज्म था, इसकी तुलना वो करते थे। और इसलिए वो चाहते थे कि जॉन डेवी का प्रैग्मेटिज्म का हायर लेक्चर्स जो है वो भी मैं सुनूं। और पूरा टाइम इनकी यही कोशिश चल रही थी, मतलब उस ऑथर का ये कहना है, सबूतों के साथ कहता है वो, उस ऑथर का ये कहना है कि बाबा साहब बुद्ध की थियरी और प्रोफेसर जॉन डेवी का जो कंसेप्ट था प्रैग्मेटिज्म का, इसको कंपेयर करते थे। और अंत में इस ऑथर का ये मानना है कि बाबा साहब प्रैग्मेटिज्म की सोच में इतने आगे निकल गए कि वो जॉन डेवी से भी आगे सोचने लगे। और उसी किताब में अंत में स्कॉट स्ट्राउड लिखते हैं कि आज अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जॉन डेवी की नहीं बल्कि बाबा साहब का प्रैग्मेटिज्म पढ़ाना चाहिए। मतलब एट द एज ऑफ 25-26 ये आदमी कितना आगे निकल गया। दुनिया का जाना माना एक विद्वान जॉन डेवी, इसको आज भी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, उससे आगे सोचता है कि किस प्रकार की दिमाग होगा। शिक्षा तो डिग्रियां मिलना एक तो साधारण सी बात है, ये सारे प्रोसेस में बहुत ही साधारण बात है, पर उनकी विद्वता जो है, इंटेलेक्ट जो है, वो किस हद का था कि यहां स्कॉट स्ट्राउड कहता है कि बाबा साहब का प्रैग्मेटिज्म पढ़ाना चाहिए, जॉन डेवी का नहीं। मतलब जो मैंने पहले बात कही कि एक फाइनेस्ट ब्रेन था बाबा साहब, ये एक बेहतरीन दिमाग था इस दुनिया का, जिसने भारत छोड़कर भारत के बाहर के बड़े बड़े फिलोसोफर्स, विद्वान को चैलेंज करके आगे बात करते थे। मुझे लगता है ऐसा दूसरा आदमी नजर नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। और यही क्षमता आगे वो इस्तेमाल करते कास्टलेस सोसाइटी बनाने के लिए। टाइम हो गया क्या मेरा? नहीं, कभी कभी लोग मुझे बोलते कि इसको बोलने का चांस दिया तो बहुत बोल देता है, इसलिए पूछना पड़ता है टाइम कितना हुआ। चलो काफी समय है तो अच्छी बात है। तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि वो दुनिया का एक बेहतरीन दिमाग था, ये सिद्ध होता है। अन्यथा आप आज किसी प्रस्थापित फिलोसोफर को चैलेंज करने की क्षमता कौन रखता आप में से? कोई नहीं, हम में से कोई नहीं रखता है। पर बाबा साहब ने उस उम्र में वो करके दिखाया। अब ये सब कैसे हुआ बाबा साहब के साथ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे संभव हुआ? स्वाभाविक है कि अगर उनका जो एजुकेशन लेते वक्त का समय हम देखें और जिस प्रकार से वो एजुकेशन किताबों के पीछे भिड़े हुए थे, उसमें किताबों के पढ़ने के अलावा उनमें एक कमिटमेंट था कि भाई मुझे हासिल क्या करना है, कास्टलेस सोसाइटी बनाना है, तय था उनका। वो डेडिकेटेड थे उस चीज के लिए, इसलिए भूख भी उन्हें सताती नहीं थी। आज हमें समय हुआ तो पहले भूख लगती, ये बाकी भाषणबाजी बाजू रखो, है ना, होता है ना ऐसा। पर वो एक अलग ही
किस्म के लोग थे। उन्होंने अड़चनों को कभी अड़चन बनने नहीं दिया, समस्याओं को कभी समस्या बनने नहीं दी। समस्या बाबा साहब के सामने बहुत थी जो आपके सामने नहीं है आज, पर वो समस्या उनके ऊपर हावी नहीं हुई, समस्याओं को समस्या बनने नहीं दिया बाबा साहब ने, और इस कारण से वो डेडिकेटेड और कमिटेड रह पाए, और इतना सब उनके एजुकेशन में और विद्वत्ता में हमें नजर आता है। और यही कंसेप्ट लेके बाबा साहब जब इंडिया आते, सारा एजुकेशन खत्म होने के बाद, और जब उनका आंदोलन शुरू होता है, तो पहला इंडिकेशन बाबा साहब के मकसद का हमें नजर आता है कि 1919 में जब वो पहली बार साउथ बरो कमीशन से मिलते हैं, तो उसमें बाबा साहब साउथ बरो कमीशन के सामने ये डिमांड रखते कि भाई हमारे पिछड़े समाज का विकास तभी होगा जब हमें हमारे पार्टिसिपेशन का अधिकार दोगे। पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग, ही टॉक्स ऑफ टू थिंग्स, पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग। राजनीतिक सत्ता में हमारा शेयर होना चाहिए। पार्टिसिपेशन मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी स्कूलें हैं, उसमें हमें एजुकेशन के लिए सारे रास्ते खुले होने चाहिए। ये सारी चीजें वहां बाबा साहब साउथ बरो कमीशन के सामने रखते। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा कि बाबा साहब का जो इमेंसिपेशन का मॉडल था, उस इमेंसिपेशन के मॉडल में पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग ऑफ डिप्राइव्ड क्लासेस, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था। आगे चल के जब हम ये देखते हैं कि इन सारी चीजों को बाबा साहब जब आंदोलन में उतरते हैं, क्योंकि यहाँ कास्टलेस सोसाइटी की बात आती है, ये सारा एजुकेशन जो उन्होंने ले रखा था उसको कास्टलेस सोसाइटी में कैसे रूपांतरित करना, ये उनका मकसद था, ये उनका प्रयास था। और इसके बाद 1927 से आगे जब उनका पब्लिक लाइफ चालू होता है, उसमें हमें यही बात नजर आती कि जो भी एक्टिविटीज उन्होंने 1927 से, जो महाड़ का सत्याग्रह हुआ, महाड़ का जो इंसिडेंस हुआ था, आंदोलन हुआ था, वहां से उसके बाद जितने भी आंदोलन उसमें हुए बाबा साहब के माध्यम से, उसमें एक बात नजर आती है कि बाबा साहब ने पूरे सोच समझ के इस आंदोलन को दिशा दी है। कहीं वायलेंस, हिंसा का आपको प्रभाव नहीं दिखेगा, हिंसा होते हुए नजर नहीं आएगा। पर ये सब आंदोलन करते वक्त बाबा साहब के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि बाबा साहब एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति, जिन्होंने दुनिया के दिग्गज सोशल साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स को चुनौती देकर आए थे, उनको किस प्रकार के लोगों से संबंध आया था उनका, किस प्रकार के लोगों को वो मुक्त करना चाहते थे? जिनको कुछ समझता नहीं था, जो हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण मानसिक गुलामी में जी रहे थे, जिन्होंने ये मान के रखा था कि इस प्रकार की जिंदगी जीना, इस प्रकार की अमानवीय जिंदगी जीना ही हमारे जीवन का मकसद है, ये मान के जीना, जिनको बड़े बड़े लेक्चर्स समझने की क्षमता नहीं थी, ऐसे लोगों से बाबा साहब का पाला पड़ता है। आज कम से कम मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे, कुछ तो लेवल बढ़ी है, पर उस वक्त वो लेवल नहीं थी। सारे के सारे अनपढ़ थे, कोई साधन नहीं था किसी के पास, सोचने की क्षमता बंद हो चुकी थी, बंद करवाई गई थी, बंद हो चुकी थी नहीं कहूंगा मैं, करवाई गई थी। और ऐसे लोगों को बाबा साहब मुक्त कराना चाहते थे, इमेंसिपेट कराना चाहते थे। और ये जो इमेंसिपेशन है, इसमें एक चीज और समझना है कि जिनको इमेंसिपेट करना है उन्हीं को तैयार करके बाबा साहब ने अपना आंदोलन खड़ा किया। बाबा साहब ने ये नहीं किया कि मैं कहीं तो इमेंसिपेशन की थाली सजा के लाऊंगा आपके सामने और आप उसको खाना, नहीं, रेडीमेड कोई चीज नहीं बनती। तो बाबा साहब ने जब इस शिक्षा के बाद कास्टलेस सोसाइटी की जो बात की या आंदोलन चलाया,
ये कास्टलेस सोसाइटी का आंदोलन चलाना, इसका एंड ही होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में, समाज की पुनर्रचना में इसका एंड होता है। तो उन्होंने कौन से रास्ते अपनाए? खास करके मुख्य रूप से मुझे 3 चीजें इसमें नजर आती। एक तो जागृति, अवेकनिंग, दूसरा एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, और तीसरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। ये 3 चीजों को, मतलब बाबा साहब के आंदोलन का पूरा, अगर हम कास्टलेस सोसाइटी के आंदोलन का अगर हम निचोड़ निकालते हैं तो मुख्य रूप से ये 3 चीजें ही नजर आती मुझे। अवेकनिंग, जागृति, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, और तीसरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर ये अवेकनिंग की बात अगर हम देखते हैं तो सवाल यह है कि अगर मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे, तो अवेकनिंग हो सकता है। पर अगर आपकी क्षमता ही नहीं, तो चैलेंज मेरे सामने यह है कि आपको कैसे अवेकन करूं। ये बाबा साहब के सामने चैलेंज था। क्योंकि एक बहुत बड़ा विद्वान एक अनपढ़ समूह के साथ संबंध आया उनका, और उनको जागरूक करना है। इसलिए बाबा साहब का आंदोलन जो 1927 में शुरू होता है महाड़ सत्याग्रह से, उसके बाद की सारी एक्टिविटीज अगर हम देखते तो अक्सर मैं देखता हूं कि लोग उसको घटना के स्तर पर ही समझाने की कोशिश करते। मैं उसको घटना के स्तर पर नहीं समझता, देखना नहीं चाहूंगा, पर उसके पीछे की मानसिकता समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। महाड़ सत्याग्रह ये एक घटना थी, पर बाबा साहब क्या चाहते थे कि भैया समता, स्वातंत्र, न्याय, भाईचारा, ये मुझे एस्टैब्लिश करना है, प्रस्थापित करना है। पर उनके सामने अड़चन ये थी, मुसीबत ये थी कि अगर इन अनपढ़ जनता को अगर मैं समता, स्वातंत्र, न्याय इस पर लेक्चर दूं लंबा, तो ये तो कोई समझने वाले नहीं है। क्योंकि इन्होंने तय कर लिया कि हमको इसी प्रकार की अमानवीय जिंदगी जीना है, और इसी तरह की अमानवीय जिंदगी जिए तो अगले जन्म में कोई तो भी अच्छा जीवन मिलेगा, ये मान के वो जी रहे। तो ये बड़ी समस्या थी बाबा साहब के सामने कि इनको कैसे बताया कि आपके साथ समता होनी चाहिए, असमानता हो रही, अमानवीयता हो रही। ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो हम ये देखते हैं कि बाबा साहब ने उस पर भी अपनी विद्वता से रास्ता निकाला। उन्होंने सबको लेके गए महाड़ के तालाब पर, और महाड़ के तालाब पर वो जब पानी पीने की कोशिश की और उन सारे लोगों को रोका गया, तो कहीं तो उनके दिमाग में एक स्पार्क इग्नाइट हुआ। तो उन लोगों के दिमाग में एक बात उभर के आई कि इस सिरे पे हमें पानी पीने से रोका जाता, तालाब के इस सिरे पे हमें पानी पीने से रोका जाता, और दूसरे सिरे पे जानवर पानी पी रहे, ये क्या है भाई? बस इतना मकसद पूरा हुआ बाबा साहब का। अगर आपके दिमाग में चिंगारी जल गई, बाबा साहब का काम हो गया। ये चिंगारी जलाना ही जरूरी था। उनको समता का बड़ा लेक्चर देके कुछ समझने वाला नहीं था। समता किसको कहते हैं और भाईचारा किसको कहते हैं, नहीं समझ लेने वाले लोग थे। अब तब कभी उनमें यह महसूस हुआ कि दूसरे सिरे पे, तालाब के दूसरे सिरे पे जानवर पानी पी सकते हैं और इस सिरे पे हम पानी नहीं पी सकते, इसका मतलब क्या हम जानवर से गए बीते हैं क्या? ये एहसास होना ही उन लोगों में स्वाभिमान जागृत करता है। और जब स्वाभिमान जागृत होता है तो आदमी जान देकर भी कुछ चीजें हासिल करने के लिए तैयार होता। यही हुआ महाड़ के सत्याग्रह में। अब इसमें हमें यह नजर आती कि बाबा साहब ने अपनी विद्वत्ता का कैसा इस्तेमाल किया। जब कभी क्लासरूम में कोई चीज नहीं समझती तो आपको लेबोरेटरी में ले जाना पड़ता है स्टूडेंट्स को, और एक्सपेरिमेंट करते हो, तब समझ में आती है बात। महाड़ का तालाब ये लैब थी, एक्सपेरिमेंट हुआ वहां, और उनके दिमाग में चिंगारी भड़क गई। समझा दिया बाबा साहब ने कि देखो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है शायद वो समझे नहीं होंगे, पर कुछ तो गलत हो रहा है आपके साथ, इतना जरूर समझे। और वो एक वक्त ऐसा था कि उनमें स्वाभिमान जागरूक हुआ कि नहीं, अब हम जानवर की तरह नहीं जिएंगे। ये कितना स्किलफुली बाबा साहब ने किया। दूसरा एक और घटना हम देख सकते कि जब नासिक का कालाराम मंदिर का
जो एंट्री का आंदोलन बाबा साहब ने किए थे, उस आंदोलन के पहले दिन बाबा साहब कहते कि भाई हम तो हिंदू हैं, क्योंकि उस वक्त अछूतों को हिंदू ही कहा जाता था, और सारे हिंदू इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, तो वैसे हमें भी एंट्री मिलना चाहिए। तो ये सिंपल लॉजिक था, सबने बोला हाँ ये तो बात सही है। दूसरे दिन एंट्री नहीं मिलती, जब वो एंट्री करने जाते तो एंट्री नहीं मिलती। तो उसी वक्त बाबा साहब क्या कहते हैं कि अगर आपको एंट्री नहीं मिली तो आप हिंदू कैसे? देखो कितना स्किलफुली उन्होंने समझा दिया। भाई क्या एंट्री करना मकसद था क्या बाबा साहब का? कोई मकसद नहीं था, पर इनको कैसे समझाया है? तो वो मामूली घटना कि आपको हिंदू कहा जाता है, अन्य हिंदू अंदर एंट्री करते हैं टेंपल में, आपको टेंपल एंट्री से रोका जाता है, फिर आप हिंदू कैसे? तो ये छोटी छोटी घटनाएं दिमाग में स्पार्क इग्नाइट करता है, और ये चीजें एक विद्वान ही कर सकता है जिसको पूरी इस प्रोसेस की, इस घटना की जानकारी है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहब ने बड़े पैमाने पर जागृति का कार्यक्रम चलाया। अब ये जागृति का जो कार्यक्रम है, इसमें बाबा साहब ने क्या किया? आपने बुद्धिज्म में वो कंडीशनिंग पढ़ा होगा, संस्कार होते हैं ना, संस्कारित कंडीशनिंग। तो इस अवेकनिंग के प्रोसेस में बाबा साहब ने जो लोगों के कंडीशन्ड दिमाग थे उसको डीकंडीशन किया, संस्कारित दिमागों को असंस्कारित किया बाबा साहब ने। क्योंकि अगर बदलाव लाना है, इस समाज की मुक्ति करना है, परिवर्तन करना है, तो जो पुराना कचरा आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है उसको बाहर निकाले बगैर आपका परिवर्तन नहीं हो सकता। सो इट इज माइंड लेवल पे ये सारी बात चल रही है। तो वो कंडीशन दिमाग, जो पुराना कंडीशन दिमाग था, उसको इन सारे घटनाओं के माध्यम से बाबा साहब ने डीकंडीशनिंग की प्रोसेस, असंस्कारित करना चालू किया। क्योंकि अगर कास्टलेस सोसाइटी की बात आपको समझाना है तो पहले आपका दिमाग असंस्कारित होना जरूरी है, डीकंडीशन्ड होना जरूरी है, अदरवाइज आप कास्टलेस सोसाइटी नहीं समझ पाओगे। ये बाबा साहब का मानना था। और ये अवेकनिंग के प्रोसेस में बाबा साहब ने यही कोशिश की कि लोगों का दिमाग कैसे डीकंडीशन किया जाए, असंस्कारित किया जाए, ताकि आगे की स्टेप जो लेनी है वो संभव हो सके। अब इस बीच में एक और घटना जो एक और वाकया होता है कि धीरे धीरे बाबा साहब इन लोगों को एम्पावर करना चालू करते हैं। बहुत सी सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर जो भी चीजें हमसे छीनी गई थी या जो हमारे तक नहीं पहुंचती थी, वो सारी चीजें बाबा साहब ने दिला दिया। अंग्रेजों से बात करके कानून बनाकर वो दिला दिया। तो एक प्रकार से लोगों के सशक्तिकरण की प्रोसेस वहां से स्टार्ट होती है। तो चाहे वो सामाजिक स्तर पर देखो, आर्थिक स्तर पर देखो, कोई भी लेवल पर देखो। जैसे आर्थिक स्तर पर देखे तो पहले एक नियम था कि किसी जाति का आदमी एक विशिष्ट व्यवसाय ही करेगा, दूसरा व्यवसाय नहीं करेगा। बाबा साहब ने वो नियम तोड़ दिया। पहले 1935 के पहले पिछड़े लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1935 से फर्स्ट टाइम वोट देने का अधिकार मिला। ये एम्पावरमेंट हुआ। क्योंकि जब 1935 से पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था तो ये जो सवर्ण लोग हैं वो अछूतों के दरवाजे पर हाथ जोड़कर विनती करते थे कि भाई हमें वोट दीजिए। आप ये केवल ये घटना महत्वपूर्ण नहीं है कि अछूतों के दरवाजे पर कोई सवर्ण आके हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा कि हमें वोट दीजिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर इसको दूसरे तरीके से सोचो कि जब ये घटना हुई तो उस अछूत के दिमाग में क्या सोच आई होगी कि अरे ये तो एक वक्त ऐसा था कि हमको दूर रखता था, हमको अछूत कहता था, आज हमारे दरवाजे पे आके हमको हाथ जोड़ के वोट मांगता है। दिस इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये वहां से स्टार्ट हुआ। तो ये सब चीजें जो बाबा साहब ने की उसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें होती है। इसमें ये अपने आप में एक अलग गहरा विषय है जिसमें मैं अभी
नहीं जाना चाहूँगा, पर उस दौरान ये एम्पावरमेंट बाबा साहब ने किया। और इसलिए मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि धन्य है वो अंग्रेज लोग कि भारत में आए, अन्यथा बाबा साहब को ये सारा हासिल करना संभव नहीं था। और अंग्रेज लोग मानते थे उस बात को। क्यों मानते थे अंग्रेज लोग बाबा साहब की बात को? क्योंकि उनको मालूम था, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का वाकया सबको मालूम था। इसलिए भैया, इसलिए इस आदमी से ज्यादा बहस नहीं करने का। ये जो बोल रहा है करो चुपचाप। और वो जो बाबा साहब ने उस वक्त किया, बहुत से कानून बनवाया अंग्रेजों से, वो सारे कानून हिंदुओं के खिलाफ हुए। और यही स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ के हिंदुओं का कि अंग्रेज को भारत से भगाओ, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। बाद में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, बात की बात है, पर स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि उन्होंने ढेर सारे ऐसे कानून बनाए थे। बाबा साहब के चर्चा के दौरान जो भी कानून बनाए, वो सारा अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ के हिंदुओं के खिलाफ गए वो। खैर, वो अभी हमारा विषय नहीं है। तो एक बात अच्छी हुई कि अंग्रेज यहाँ थे और बाबा साहब की विद्वत्ता को वो जानते थे, और उनको तो जाति से, भेदभाव से कुछ लेना देना नहीं था। वो जो दिमागी तौर पर जो उनको कन्विंस करेगा उससे वो मान जाते थे। और ये इनका कास्टलेस सोसाइटी बनाने का दूसरा कदम था। तीसरा जो उनका कदम था वो था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में क्या हुआ? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में बाबा साहब सीधा बुद्धिज्म की तरफ मुड़ गए। भले ही 1935 में उन्होंने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, उस वक्त भले ही उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं बुद्धिज्म लूंगा, पर मेरा मानना है, अगर आज पीछे जाके सोचो, क्योंकि हर पीढ़ी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा बाबा साहब को, जिस तरीके से समझेगा उस तरीके से हर पीढ़ी अलग अलग तरीके से इसको पेश करेगा बाबा साहब की विचारधारा को। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 1913 से 1916 में जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तभी बुद्धिज्म पूरी तरह उनमें, उनके दिमाग में घुस चुका था। और बुद्धिज्म का प्रैग्मेटिक रूप ये बुद्धा एंड हिज धम्मा में दिखता है। बुद्धा एंड हिज धम्मा इज द प्रैग्मेटिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। और इसलिए जब बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा गया और वो किताब 100 कॉपीज दुनिया के बुद्धिस्ट विद्वानों को भेजे गए रिव्यू के लिए कि भाई आपका कमेंट दो, तो किसी ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो सारे ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट विद्वान थे, पारंपरिक विद्वान थे। उन्होंने ये सोचा कि ये बुद्धिज्म से हटके है। पर आज अगर उन राष्ट्रों की अगर सोचो तो वो ये कह रहे कि चेंजिंग सोशल सिनारियो में बुद्धा एंड हिज धम्मा इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन। तो टोटली प्रैग्मेटिक अप्रोच है उसमें, टोटली प्रैग्मेटिक अप्रोच है। खैर, अगली बार अगर चांस मिला तो केवल इसी विषय पे मैं बात रखूंगा, अभी नहीं रखूंगा क्योंकि आज का ये हमारा विषय नहीं है। तो इस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी होता है कन्वर्शन के बाद। और जो पहले ये कन्वर्टेड लोग, जिन्हें पहले हिंदू धर्म में गिना जाता था, वो पूरी तरह उससे हट गए और एक नई सोसाइटी बनी। ये है कास्टलेस सोसाइटी। बुद्धिज्म में देयर आर नो कास्ट, देयर आर नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, देयर इज नो इनह्यूमन अप्रोच। ठीक है, ये अक्सर होता मेरे साथ ऐसा, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात की इन्होंने, आई रिस्पेक्ट दिस, बट आई एम अनेबल टू मेक आउट वेदर इट इज 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। चलो ठीक है, जो भी होगा। तो कास्टलेस सोसाइटी बनाने का जो रास्ता था, जो प्रोसेस था, वो
बाबा साहब ने जो प्रोसेस अपनाया था वो था जागृति, एम्पावरमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में बुद्धिज्म एक्सेप्ट करते वक्त दूसरी साइड भी इस्टेब्लिश होती है कि पुराने सारे पवित्र माने जाने वाले ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ नकारे गए, दे वर ऑल डिनाइड। मतलब जो मैंने पहले आपको कहा था कि बाबा साहब ने जब महाड़ का सत्याग्रह शुरू किया, कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया, उसके पीछे मकसद क्या था कि जो कंडीशनड माइंड था आपका पुरानी विचारधारा से, वो आपके दिमाग से वो कंडीशंस हटाने का, संस्कार हटाने का, जिसको मैंने डीकंडीशनिंग कहा हूं। और जब वो धर्मांतर करते हैं, बुद्धिज्म देते हैं, बुद्धिज्म की बात आपके दिमाग में डालते हैं, उसको मैं कहूंगा रिकंडीशनिंग। सो बाबा साहब के आंदोलन का दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें, ये सब मेंटल लेवल पे कर रहे थे बाबा साहब। बाबा साहब के आंदोलन का दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे तो कंडीशन माइंड को डिकंडीशन करना, और डिकंडीशन करने के बाद उसको रिकंडीशन करना। आप बोलोगे ये क्या नई बातें बोल रहा है, क्योंकि आपको अगर बुद्धिज्म देना है तो पुराना कचरा तो हटाना पड़ेगा। बुद्धिज्म देना ये रिकंडीशनिंग हो गया। आपका दिमाग पुनर्संस्कारित, नए थ्योरी से, नए फिलॉसफी से आपका दिमाग पुनर्संस्कारित करना, ये हो गया रिकंडीशनिंग। क्योंकि अगर मान लो बाबा साहब ने डीकंडीशनिंग नहीं किया होता, असंस्कारित नहीं किया होता, तो क्या होता, ऐसा थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं, क्योंकि इसमें सारी बाबा साहब की विद्वत्ता इस्तेमाल हो रही है, ये समझना जरूरी है। अगर बाबा साहब ने शुरुआत के आंदोलन की शुरुआत के दिनों में अगर आपके दिमाग को डीकंडीशन नहीं किया होता तो पुराने संस्कार रहे होते, और ऐसे हालात में अगर बुद्धिज्म दिया होता तो क्या होता, आपने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों मिक्स कर दिए होते। जैसे भारत में हम देखते कि बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हुए, तो पुराने संस्कार लेके जी रहे हो वहां। आप इस बात को देखने की कोशिश करो कि जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं भारत में, उनका दिमाग डीकंडीशन नहीं होने के कारण वो भले ही क्रिश्चियन बने तो हिंदुओं के सारे फेस्टिवल करते हैं, सारे व्रत करते हैं। गरबा चौथ करता क्रिश्चियन, करवा चौथ बोलते ना, गरबा नहीं, करवा चौथ। ये क्रिश्चियनिटी में है, ये नहीं है। तो इसलिए मतलब यही बाबा साहब की विद्वत्ता हमें ख्याल आती कि जब तक आपका दिमाग डिकंडीशन नहीं होता तब तक रिकंडीशन नहीं कर सकते। और यही कारण है कि भले ही 35 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, कई बार मेरे दिमाग में बात आती थी कि 21 साल क्यों लगाया बाबा साहब ने दीक्षा लेने के लिए। वो हो सकते 2 साल के बाद उन्होंने अगर दीक्षा ली होती, धर्मांतर किया होता, तो और कुछ यहां इस दुनिया में दिखा होता। पर बाबा साहब को मालूम था नहीं, इस बारे में जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। जल्दबाजी करेंगे तो ये बुद्धिज्म और हिंदुइज्म मिक्स करके और कुछ तो भी कर देंगे। इधर बुद्धिज्म लेंगे और गंगा में डुबकी मारेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये स्पष्टता होनी चाहिए। और इसमें हमें ये दिखाई पड़ता है कि बाबा साहब सारा ये जो कुछ आंदोलन चलाया कास्टलेस सोसाइटी का या इमेंसिपेशन का, उसके पीछे उनकी सारी शिक्षा जो उन्होंने विदेशों में ली थी, उसका बड़े पैमाने पे प्रभाव था। बाबा साहब के अलावा भारत देश में और कई सामाजिक सुधारक होके गए, जो जिनकी सारी तस्वीरें यहाँ लगी है। मैं क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, बट जो फैक्ट है उसको समझना जरूरी है कि बाबा साहब समाज परिवर्तन को लेके जितने अग्रेसिव थे, क्या अन्य समाज सुधारक उतने अग्रेसिव नजर आते हैं क्या, ये मेरा सवाल है। ठीक है। दूसरी बात, अगर बाबा साहब विदेशों में जाके नहीं पढ़े होते और वहां का एक्सपोजर नहीं मिला होता, तो जिनको आप नहीं बोल रहे उसी लाइन में बाबा साहब होते हैं।
ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते महाराष्ट्र में फुले साहब थे, हर स्टेट में, तमिलनाडु में पेरियार थे, केरल में अंकली थे, हर हर स्टेट में एक एक समाज सुधारक मिलता है। पर उससे बढ़ के आगे बाबा साहब ने कुछ जबरदस्त परिवर्तन जो किया, वो डीकंडीशनिंग और रिकंडीशनिंग के कारण ही हुआ। इसलिए बाबा साहब केवल समाज सुधारक नहीं थे, वो सोशल रेवोल्यूशनरी थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफॉर्मेशन एंड रेवोल्यूशन। ये सारी बातें शिक्षा के कारण ही हो सकती है। और अंत में हमें ये देखना पड़ेगा कि शिक्षा क्या क्या कर सकती है। तो हमें मालूम है शिक्षा एक मुक्ति का साधन बन सकता है, वो समाज में समता लाने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। शिक्षा से लोकतंत्र की नींव रखी जाती है। आज भी मैं जब लोकतंत्र की बात कर रहा हूं तो आज भी हम देखते हैं कि इलेक्शन के दौरान कैसे वोट टर्न किया जाते हैं, और वो केवल जो अनपढ़ लोग हैं उन्हीं के वोट टर्न होते हैं। अगर वो शिक्षा लिए होते तो लोकतंत्र स्ट्रांग हुआ होता, जो अभी तक नहीं हुआ। उत्पीड़ित लोगों को सशक्त करने का शिक्षा एक साधन बनता है, और एक गरीबी का जो एक नियमित चक्र चल रहा है इस देश में, उसको अगर तोड़ना है तो शिक्षा ही लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शिक्षा से एक तर्कसंगत सोच निर्माण होती है, और अगर आप शिक्षा नहीं ली तो जो शिक्षित आदमी आड़ा टेढ़ा जो करता उसको आप फॉलो करते हो। तो सवाल यह है कि एक तर्कसंगत सोच हमारी निर्माण, अगर व्यक्ति का या समाज का विकास अगर करना है तो तर्कसंगत सोच निर्माण करना बहुत जरूरी है। ये शिक्षा के कारण ही होता है, और आत्मनिर्भर बनने का केवल और केवल शिक्षा ही साधन है। तो इनकी चिट्ठी को सम्मान करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका सबका धन्यवाद, आभार। ये है कि जो पुणे एक्ट हुआ था उसमें डॉक्टर बाबासाहेब ने पीछे क्यों लिए थे, जो अपनी बात कही थे, जो एक्ट में जो कुछ हुआ था उन्होंने अपनी जो बात पीछे क्यों लिए थे फिर, जो पुणे एक्ट हुआ था। नागलोक में जब पढ़ाता हूँ तो मैं पहले ही क्लास में कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो, पर वो सवाल पूछने का मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव है कि कई बार लोग जिस विषय पे मैंने बोला वो छोड़कर सवाल पूछते हैं। तो उसका इन्फरेंस मैंने ये निकाला कि जो भी मैंने पढ़ाया, अभी जो भी मैंने बात रखी, वो पूरी आपको समझ गई या पूरी नहीं समझी, तीसरा नहीं है इसमें। खैर, आपने पूना पैक्ट का पूछे कि बाबा साहब ने पीछे कदम क्यों लिया। सवाल यह है कि उस हालात में जाके सोचना पड़ेगा। यहाँ एकेडमिक थिंकिंग से नहीं चलता। उस वक्त हालात क्या थी? उस वक्त हालात ये थी कि बाबा साहब को भी जान से मारने की धमकियां आ चुकी थी, और गांधी वैसे ही मरने वाला था। तो क्योंकि गांधी को मानने वाले लोगों ने खून से लेटर लिखा था कि अगर आपने गांधी की बात नहीं मानी, बाबा साहब को लेटर लिखा था कि गांधी की बात नहीं मानी तो हम आपको खत्म कर देंगे। बाबा साहब ने सोचा कि भाई अगर मैं ही खत्म हो गया तो मेरे लोगों का क्या होगा? फिर तो इनके सामने कोई दूसरा आदमी नहीं है जो इनको इन समस्याओं से बाहर निकाल सके। इसलिए ना चाहते हुए भी बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर साइन किया, केवल समाज के हित के लिए। बाबा साहब चाहते थे मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने वो पूना पैक्ट पर साइन किया, पर साइन करने के अगले दिन से ही बाबा साहब ने उसका विरोध भी करना चालू किया। और वो पूना पैक्ट के हिसाब से जो आगे चल के जो इलेक्शंस हुए, और बाबा साहब जो पूना पैक्ट के अगले दिन से विरोध कर रहे थे, कहते थे विरोध में, उसके असर
जो 1942 के इलेक्शन में नजर आए बाबा साहब को, उस पर जो बाबा साहब ने जो किताब लिखी, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैड डन टू द अनटचेबल, उसमें यह प्रूव होता है कि बाबा साहब ने जो विरोध किया था वो कैसे सच साबित हुआ। तो कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि आपको आपके निर्णय बदलने पड़ते हैं। पर जब संविधान बन रहा था तब भी बाबा साहब ने ये कोशिश की कि वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, स्वतंत्र मतदार संघ, वो कैसे लाया जाए। पर तब तक जितने भी कांग्रेसी थे इस देश के नेतागण, उनकी बाबा साहब के प्रति जो एक विरोधी भूमिका मानसिकता बन चुकी थी, उन्होंने संविधान सभा में भी जम के बाबा साहब का विरोध किया कि भाई ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला मामला हमें मंजूर नहीं है, वो ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसके पीछे और लंबी स्टोरी है। व्यक्तिगत रूप से आप मुझे मिलो तो 2 घंटे लगेंगे समझने के लिए, मैं समझा दूंगा। ठीक है, और कोई सवाल?